वेलकम टू MATV कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने प्रोग्राम में आपको पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जो मकबूजा है वहाँ की खबरें देते हैं, लेकिन अगर कोई बात जम्मू कश्मीर से मुतालिक हो या लद्दाख से मुतालिक हो तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। आज मैं बात करना चाहता हूँ दो मौज़ूआत पे आपके साथ। पहला तो है जो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन चल रहे हैं 15वीं आईनी तरमीम को लेकर, और दूसरा मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं, कल 5 अगस्त है और 5 अगस्त 2019 को हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 और 35A है उसको एब्रोगेट किया गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी और मारामारी खत्म हो गई और वहां बड़ी तेजी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही है। इन दोनों मुद्दों पर आज डिस्कशन के लिए मेरे साथ आपके जाने पहचाने और 22 साल तक जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की सेवा करने वाले हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच हैं, जो फॉर्मर चीफ थे आर्मी टेरिटोरियल आर्मी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जनरल साहब। नमस्ते मिर्जा साहब। जनरल साहब, आप जानते हैं कि पिछले 1 महीने से पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जो प्रदर्शन शुरू हुए थे वो अब पूरे पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में फैल चुके हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग गिरफ्तार हैं और लोगों पर बड़ा बेईमाना तशद्दुद किया जा रहा है। आबिद नामी एक लड़के को गिरफ्तार करके थाने में ले गए, वहां उसके जिस्म को ब्लेड से काटा गया और उसके अंदर मिर्चें जो है वो डाली गई। इसी तरह एक और नौजवान आसिफ को मारा गया और उसके जो टांगे हैं उनके ऊपर से उसकी खाल उधेड़ दी गई। इसी तरह से एक एक छोटे छोटे कमरों में 10-10 लोग कैदियों को रखा हुआ है और उनको टॉयलेट की फैसिलिटीज भी नहीं दी जा रही, उनकी डिग्निटी को भी मजरू किया जा रहा है। इसके अलावा पूरे पुंछ के डिवीजन में जनरल स्ट्राइक थी 2 दिन पहले और उससे 1 दिन पहले पूरे PoJK में स्ट्राइक थी। यही वजह है कि एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन कश्मीर अफेयर्स जो है उसको कमर जमान कायरा को कल हंगामी बुनियादों पर मुजफ्फराबाद आकर 15वीं तरमीम से मुतालिक जो है वो कुछ प्रॉमिसेस करने पड़े, कुछ जो है वो पैसिफाई करने की उसने कोशिश की। पहले जनरल साहब, मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 15वीं तरमीम में क्या क्या होने जा रहा है। 15वीं तरमीम में ये होने जा रहा है कि जो 13वीं आईनी तरमीम थी, जिसके जरिए बहुत सारी जो फाइनेंशियल जो पावर्स हैं वो यानी बैंकिंग कंट्रोल और इंडस्ट्री का कंट्रोल और इस किस्म की जो चीजें हैं टैक्स का, ये पाकिस्तान ने कश्मीर काउंसिल खत्म करके पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की असम्बली को दे दी। अब तमाम इख्तियारात जो है इंतजामी भी और मालियाती भी ये 15वीं तरमीम के जरिए उनसे वापस लिए जा रहे हैं और कश्मीर काउंसिल को बहाल किया जा रहा है। कश्मीर काउंसिल में टोटल जो है वो 13 उसके मेंबर हैं और उनमें से 6 मेंबर जो है वो PoJK की असम्बली से होंगे, जबकि 7 मेंबर पाकिस्तान से होंगे, जिनमें वजीर दिफा, वजीर खारजा और इसके अलावा उसके जो कश्मीर काउंसिल के चेयरमैन है वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होगा। लिहाजा अगर कश्मीर काउंसिल के जो कश्मीर के लोग हैं वो कोई फैसला करना भी चाहते हैं तो इनके पास सिर्फ 6 वोट हैं और पाकिस्तान के पास 7 वोट हैं। सारा बजटरी कंट्रोल और मॉनेटरी कंट्रोल भी कश्मीर काउंसिल को ट्रांसफर किया जा रहा है। इसके अलावा जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और जो इलेक्शन कमिश्नर है PoJK का, वो भी अब PoJK का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर उसको अपॉइंट करेगा और उस अपॉइंटमेंट को किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये मोटी मोटी चीजें हैं जो इस वक्त हो रही हैं। इसके साथ साथ मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जो मैं भी आपको दिखाता हूं। इसके नाम पे PoJK की जो पहाड़ियां हैं और जो सियाहती मकामात हैं, टूरिस्ट लोकेशंस हैं, उन पर डिफेंस के नाम पर कब्जे करने शुरू करती हैं और ये एक नोटिफिकेशन है जो आप देख रहे हैं। थैंक यू जी। तो जनरल साहब, कैसे देख रहे हैं ये 15वीं आईनी तरमीम? ये क्या कोशिश कर रहा है पाकिस्तान? क्यों PoJK से इख्तियारात छीन के उसको एक प्रोविंस के स्टेटस पे डिग्रेड करना चाहता है? देखो मिर्जा साहब, इसमें कोई शक नहीं, धीरे धीरे वो पूरा कंट्रोल लाना चाहता है। ये PoJK और गिलगित बाल्टिस्तान, इसमें कोई शक तो है नहीं, सेकंड क्लास सिटीजन है। जो उनके पास चंद एक पावर थी वो भी ले ली है
और ये धीरे धीरे सारी की पावर पहुंच गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, पंजाब में प्राइम मिनिस्टर के पास, और जो जम्मू एंड कश्मीर की जो आज़ाद कश्मीर जो कहते हैं ये, उसमें अभी कोई पावर नहीं रही है। सच्चाई ये है, वैसे ही वहाँ पर हालात बहुत ख़राब हैं। वहाँ पर बिजली, पानी, सड़कें टूटी हुई हैं, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं, पेंशन नहीं मिल रही, ऊपर से जो छोटी मोटी पावर थी वो भी निकाल ली है। तो अब वो जो एक प्रकार बिल्कुल वो पावरलेस हो गए हैं, उनकी हालात बड़ी ख़राब हैं। जैसे आप 2-3 केस बता रहे थे कि कितने ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही हैं, वो कहाँ गई ह्यूमन राइट वायलेशन की जो बातें करते हैं लोग, उनको क्यों नहीं इसको उजागर करते कि किस प्रकार से वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है पीओजेके में और गिलगिट बाल्टिस्तान में। तो सच्चाई ये है कि आज की तारीख में धीरे धीरे कुछ एक पावर जो दी हुई थी गलती से भी इनको, उन्होंने पीओजेके में और गिलगिट बाल्टिस्तान में, उसको वो ले रहे हैं और इनको बिल्कुल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके अंडर कमांड होगा। ये चैलेंज भी नहीं कर सकते किसी कोर्ट ऑफ लॉ में। ये एक सेकंड क्लास सिटीजन बन गए हैं। इनको देखो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जब से गिलगिट बाल्टिस्तान में से निकला है, वहाँ के लोगों की तो परेशानियां बढ़ गई। वहाँ पर तो ना अभी कोई जॉब है, सारी की सारी चीनी आ गए हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और ऊपर से अभी ये भी सुनने में आया है कि हो सकता है कि फाइनेंशियली पाकिस्तान बुरी हालत में हो तो कुछ एक हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान का वो दे दे चीन को भी। तो ये बातें हैं, ये दिखाता है कि चीन जो पाकिस्तान है ये कितनी अहमियत देता है पीओजे और गिलगिट बाल्टिस्तान में। ये बोलते रहते हैं कश्मीरियों के लिए हम खड़े हैं, एक्चुअली एक ये बिल्कुल फ्रॉड काम है। पाकिस्तान ने कश्मीरियों को एक्सप्लॉइट किया है, पाकिस्तान ने कश्मीरियों का फायदा उठाया। पाकिस्तान कश्मीरियों के कोई सहानुभूति वाले नहीं है, वो तो इनका फायदा उठा के अपना काम कर रहे हैं। मगर बाकी अगर आप देखें पीओजेके और गिलगिट बाल्टिस्तान में ना को वहाँ डेवलपमेंट है, ना पर वहाँ पर कोई कॉलेज ना स्कूल, और बुरी हालत है लोगों की, और जो पावर थी वो भी छीन ली है। मिर्जा साहब, अच्छा, इसमें एक और चीज है, जो मुजाहरे हो रहे हैं, जो पहिया जाम हड़ताल है। वैसे तो परसों 6 तारीख को पुंछ के चारों डिवीजन्स में ट्रांसपोर्टर्स की यूनियंस ने पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर रखा है, क्योंकि जो ये बिजली के ऊपर जो इन्होंने फ्यूल एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए हैं, टैक्सेस लगाए हैं, मसला ये है कि पीओजेके को तो बिजली पीओजेके में से ही मिल रही है, और पीओजेके में तो कोई फ्यूल इस्तेमाल ही नहीं करता बिजली के लिए। यहां तो पानी से बिजली पैदा की जाती है, तो फिर पंजाब के अंदर फ्यूल इस्तेमाल होता है, वो हमारे ऊपर टैक्सेस इन्होंने लगा दिए। दूसरा ये है कि पाकिस्तान तमाम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में ले रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में तो जो है लोग बाहर निकल आए हैं, और लोगों की जो आशाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, वो भारत के साथ हैं। जाहिर है लोग देख रहे हैं भारत में क्या डेवलपमेंट हो रही है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त बजाय इसके कि पीओजेके में जो कुछ हो रहा है उसको अपने मीडिया पर दिखाए, क्योंकि मीडिया पर बिल्कुल नहीं दिखा रहे वहां पे, और अखबारों में भी बहुत कम खबरें वो छाप रहे हैं ये मुजाहरों की और प्रदर्शनों की, ठीक है ना। लेकिन अखबार भरे हुए हैं और टीवी पे इश्तिहार सरकारी चलाए जा रहे हैं कि 5 अगस्त जो है उसको ब्लैक डे मनाया जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने पता नहीं जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया है, इंटरनेट बंद कर दिया है, बहुत जुल्म कर दिया है वहां पे। तो हालांकि हकीकत यह है, आज के अखबारों की खबर है कि जनवरी से लेके जुलाई के फर्स्ट वीक तक कश्मीर में 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आए हैं, 29,000 से ज्यादा लोगों को सरकारी मुलाजमतें दी गई, और 5 लाख से ज्यादा लोग जो है वो प्रोजेक्ट्स जो आए हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के, उनमें उनको नौकरियां मिली। तो ये पाकिस्तान को क्या नजर नहीं आता कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, और वो अपने घर के अंदर जो वो जुल्म कर रहा है उसको वो छुपाने के लिए ये लोगों को कह रहा है कि इंडिया के खिलाफ मुजाहरे करो। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये बात है मिर्जा साहब कि जब से आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया है 5 अगस्त 2019 में, वहाँ भारत के जम्मू कश्मीर में और लद्दाख रीजन में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। और सच्चाई यह है कि क्या रोड मैप बनाया
कि पहले तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और पंचायत के इलेक्शन हुए, बहुत भारी तादाद में लोगों ने वोट डाली, एक ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी गई और यूथ आया जो इसके अंदर लीडरशिप के ऊपर। उसके बाद हुआ क्या कि डेवलपमेंट के लिए ध्यान दिया गया, सड़कें बनी, बिजली पानी की तरफ और ध्यान दिया गया, कॉलेजेस बने, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, और जो टूरिज्म है उसके ऊपर जो उसके लिए एक अलग मिनिस्ट्री डाली गई जो बिल्कुल टूरिज्म को देखिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मेन स्टेज जो है वो टूरिज्म है। और हुआ क्या कि टूरिज्म रिकॉर्ड टाइम का हुआ ये पिछले 2 साल में, और इस साल तो पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं जिस प्रकार से टूरिस्ट आ रहे हैं। और इस बार जो कह रहे हैं कि जो टूरिस्ट हैं 30 से 40% फॉरेन टूरिस्ट हैं। तो ये देखो, अगर फॉरेन टूरिस्ट है उसको मालूम नहीं है कि अगर कहीं भी थोड़ी सी भी सिचुएशन खराब होगी वो क्यों आएगा। तो सच्चाई ये है कि अमन शांति है, और यहाँ पर जो पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, जहाँ पैसे दे के बच्चों को गुमराह करके पत्थर फेंकाया जाता, वो खत्म हो गया। क्यों? एनआईए ने जो हवाला का पैसा आता था जो पाकिस्तान भेजता था हुर्रियत को, वो चोक कर दिया। वो हुर्रियत वाले अभी जेल के अंदर, जेल की शाखाओं के लिए हवा खा रहे हैं, तो वो सब बंद हो गया। ये रेडिकलाइजेशन जो हो रही थी साउथ कश्मीर में, जहां पर बच्चों को भुकाया जा रहा था, गलत शिक्षा दी जा रही थी मदरसा में, वो बंद हो गई है। वहां पर रेडिकलाइजेशन में भी कमी आई। तो एक पूरा माहौल चेंज हो गया, एक डेवलपमेंट का माहौल पैदा हो गया है, और जो सरकारियां नौकरियां जो खाली थी वो भी भरी गई हैं। तो जम्मू और कश्मीर में नहीं, लद्दाख के अंदर भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। तो ऐसे में सच्चाई तो यह है कि पाकिस्तान को मानना चाहिए कि वो फेल हो गए हैं। उनको जो भारत का जम्मू कश्मीर है उसके साथ जो PoJK और गिलगित बाल्टिस्तान जो असली में भारत का हिस्सा है उनको दे देना चाहिए। उनको पता है कि वो तो गवर्न कर नहीं सकते, क्योंकि वो हमारा हिस्सा है, वापिस आना है और जल्दी आए तो अच्छा है। और सच्चाई यह है कि अब वो चीजें तो दिखा नहीं रहे कि वहां से लोगों की आवाज आ रही है, वो भारत में मिलना चाहते हैं। उसकी वजह सिंपल यह है कि उनको पता है कि आज की तारीख में भारत का जम्मू और कश्मीर जो है कि करीब करीब 50 साल आगे निकल गया उनसे। तो वो बहुत ही बुरी हालत है। जैसे आप बता रहे थे, बिजली बनती है PoJK में, और बिजली खुद को खरीदनी पड़ती है डबल रेट में, और पंजाब में उससे 40% लेस में रेट में। ये कहाँ की इंसानियत है, ये कहाँ का इंसाफ है। तो सच्चाई ये है कि अगर आप भारत के जम्मू और कश्मीर को देखें और लद्दाख को देखें तो बहुत आगे निकल गया है, और खुशहाली और तरक्की और टूरिज्म का करना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है टूरिज्म के साथ साथ हमारी कॉटेज इंडस्ट्री, कारपेट वीविंग, उसके बाद हॉर्टिकल्चर। वो बहुत पहले क्या था, एप्पल वहां से जो जाता था कई बार खराब हो जाता था, तो अभी गोदाम बन रहे हैं वहीं पर कि उसको रखा जाए, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने से वहीं से भी बाहर जा रहा है जो आपका सेब। और ऐसा अच्छा सिस्टम कर दिया है कि आपका जो एप्पल जहां है हमारा सबसे ज्यादा ग्रो होता है कश्मीर घाटी में, उनको रखने की भी जगह है और उनको जल्दी से जल्दी आप ट्रांसपोर्ट करने की जगह। तो ये पूरा का पूरा एक ऐसा माहौल पैदा हो गया है आज जम्मू कश्मीर में कि लोग बहुत खुश हैं। और ये बहुत अच्छा हुआ कि आर्टिकल 370 और 35A जो टेम्परेरी था एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसको खत्म करके उसको मेन स्ट्रीम लिया। और हो क्या रहा है आने वाले टाइम में, अब क्या होगा कि 2-3 चीजें होंगी। एक तो टूरिस्ट तो आ ही रहे फॉरेन से, इन्वेस्टर आ रहे हैं फॉरेन। सऊदी अरेबिया, UAE इंटरेस्ट दिखा रहा है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है टूरिज्म में, होटल इंडस्ट्री में। वो उन्होंने जमीन खरीद के होटल वगैरह बना रहे हैं। और इसी प्रकार से आप देखें कि हो क्या रहा है कि लोग जो इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं वो भी आ गए। अभी आने वाले टाइम में कश्मीर घाटी में इंडस्ट्रियां लगेंगी कि इंडस्ट्रीज की जो हॉर्टिकल्चर की एक इंडस्ट्री है, आपकी कारपेट की एक इंडस्ट्री है, कॉटेज की बजाय वो बड़े आएगी। उसके बाद आपका जो टेक्निकल नो हाउ की हैं, जिस प्रकार से स्टील की इसकी ये भी आ रही हैं, ये भी फैक्ट्रियां लगेंगी जम्मू के इलाके में, कठुआ सांबा के में, और कश्मीर घाटी के अंदर बाकी हॉर्टिकल्चर वगैरह लगेगा। और फिर अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जॉब बड़ी दी जा रही हैं, और ये और दूसरा कि स्किल्ड लेबर बनाया जा रहा है कि उनको स्किल की ट्रेनिंग दो और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर पाए। ये एक नया तरीका आया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है, क्योंकि वहां पर लोग जो हैं
पढ़ने और सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या कश्मीर घाटी में और जो हुई है उसके अंदर जो लड़कियां हैं उनकी एजुकेशन ऑलमोस्ट 90% है, 90 to 100%। ये बड़े काबिल तारीफ की बात है। वहां पर बिल्कुल बच्चे लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है, और उससे क्या है कि लड़कियों की होने से एम्पावरमेंट आई है और फैमिली के अंदर एक जॉइंटमैनशिप आई है, और दूसरा एक स्किल्ड सीखने की जो स्किल्ड जो ट्रेनिंग है वो दी जा रही है, उससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आ रही है। लोग अपना छोटा सा काम खोलते हैं और बैंक उनको लोन देते हैं। ये तो एक प्रतिक्रिया जो स्टार्ट हुई है आर्टिकल 370 और 35 से एब्रोगेट करने के बाद, वो ऐसा सारा माहौल चेंज होगा। और मुझे लगता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है वो बाकी स्टेट भी रेप्लिकेट करना चाहती हैं। उनको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो चीजें हो रही हैं वो हमें भी करनी चाहिए। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा हुआ ये इसको एब्रोगेट करके, देर आए दुरुस्त आए। मगर आज भारत की जो तरक्की हो रही है कश्मीर घाटी और कश्मीर और लद्दाख की, ये काबिल तारीफ है। और इसके साथ साथ ये भी सच है कि जो पाकिस्तान में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान बहुत पीछे रह गए हैं, और वहाँ लोगों की जो आवाज़ है, अवाम की आवाज़ है कि वो भारत में मिलना चाहते हैं, मुझे लगता है वो समय आ गया है कि उस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। मिर्जा साहब, अच्छा, इसमें एक और चीज है कि पाकिस्तान में लाहौर में आपकी जगह रावलपिंडी में काफी प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर की, तकरीबन 80 खरब रुपए की प्रॉपर्टी बताई जाती है। और अब ये 15वीं तरमीम के जरिए वो सारी प्रॉपर्टी जो है कश्मीर प्रॉपर्टी अथॉरिटी के हवाले कर दी जाएगी, यानी वो एक तरह से पाकिस्तान के कंट्रोल में आ जाएगी, और कश्मीर की गवर्नमेंट ना उसको खरीद सकती है, ना बेच सकती है, ना किराए पे दे सकती है। दूसरी तरफ जनरल साहब, ये गिलगित बल्तिस्तान से खबरें आ रही हैं कि वहां पे जो इन्होंने कोशिश की थी मुहर्रम के दौरान फायरिंग का वाकया हुआ, इन्होंने कोशिश की कि वहां सेक्टेरियन वायलेंस हो, क्योंकि वहां पे भी बहुत प्रदर्शन हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं वहां आटे की के ना होने की वजह से, और बिजली ना होने की वजह से, और पानी ना होने की वजह से, और सैलाब की वजह से जो तबाहकारियां हुई हैं, लोगों की खड़ी फसलें बह गई हैं, लोगों के घर मकान बह गए हैं। तो उस दौरान इन्होंने कोशिश की कि वहां सेक्टेरियन वायलेंस करके इसको डिफ्यूज करें, पॉलिटिकल अनरेस्ट को, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। लोगों ने सेक्टेरियन वायलेंस की तरफ नहीं गए, और उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये सरकार ने करवाया है। इसके बाद वहां पे भी गिरफ्तारियां हो गई हैं। हुसनैन रमल जो है एक कौम परस्त है वहां के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, वो आज चौथा दिन है वो बंद है थाने में, और उनके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं लाए जा रहे। तो गिलगित बल्तिस्तान में भी जो है वो एक बहुत संगीन बहरान है, लेकिन ये उबाल ज्यादा जो है पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आया। तो क्या आप समझते हैं कि भारतीय सरकार इनको गौर से इनका जायजा ले रही होगी इस वक्त? हाँ, बिल्कुल ले रही है, इसमें कोई शक नहीं। जिस प्रकार से या जो सिचुएशन डेवलप हो रही है PoJK और गिलगित बाल्टिस्तान में, भारत की गवर्नमेंट इसको देख रही है, और भारत की गवर्नमेंट ने पहले भी बोल दिया है कि वो भारत का हिस्सा है और भारत में आना चाहिए। और मुझे लगता है इसकी तरफ काम स्टार्ट हो गया है, और ये चीज़ें अनाउंस नहीं की जाती, ये बड़े धीरे धीरे हो रही हैं और ये कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं। पर मुझे लगता है आने वाले टाइम में PoJK और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा बनेगा। देखो, एक बहुत बड़ी चालाकी करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान कि वो थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना चाहता है, चाइना को, वो कुछ हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान का दे दे, जिससे वो कहें कि भाई ये इलाका तो अभी हमारे पास है ही नहीं। ये भी सुनने में आया, ये भी एक ट्रिक मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनको पता है, उनको लग रहा है कि ये PoJK और गिलगित बाल्टिस्तान उनके हाथ से गया। वो उनके हाथ से इसलिए गया क्योंकि लोग वहां नहीं रहना चाहते, लोग परेशान हैं, तंग हैं, सेकंड क्लास सिटीजन है, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, और उनको लगता है कि उनके साथ जो इतना बेरुखा बिहेवियर है, और इधर भारत के अंदर जम्मू कश्मीर वो डेवलप की तरफ होता जा रहा है, वो बहुत आगे निकल गया, तो वो चाहते हैं कि भारत में मिले। और मुझे लगता है ये अब होके रहेगा, ये कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जैसे हम बात कर रहे थे कि अभी भारत की जम्मू कश्मीर में अगला क्या स्टेप है, देखो डीलिमिटेशन का प्रोसेस खत्म हो गया है, अभी इलेक्शन होंगे अगले 3-4 महीने में, और उसके बाद इसको स्टेटहुड मिलेगा जम्मू कश्मीर को, फुल स्टेटहुड जैसे पहले था। तो ये सारी प्रतिक्रिया हो रही है, अब ये पूरा वर्ल्ड देख रहा है। मैं 2-3 क्वेश्चन पूछता हूं जो लोगों को शक और सवाल है।
अगर वहां पर सिचुएशन ठीक नहीं है तो सऊदी अरेबिया यूएई आके क्यों आपके इन्वेस्ट करेगी? करीब करीब $2 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए टूरिज्म पे, होटल बना दिए टूरिस्टों के लिए, बाकी एकोमोडेशन, सो दैट वो इसको इनकैश करें। सेकंड चीज है, अगर वहां पर हालात खराब हैं तो ये 40% फॉरेन टूरिस्ट क्यों आएंगे? वहां पर गुलमर्ग में, सोनामर्ग में होटलों में जगह नहीं है लोगों को रहने के लिए। तो ये जो सारी चीजें दर्शाती हैं कि ये सारा पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। सच्चाई ये है कि भारत का जम्मू कश्मीर आज बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर रहा है, वहां शांति है, अमन है। अमरनाथ यात्रा देखें कि जब 2-3 बार वेदर खराब था और वहां पर क्लाउड बस्ट भी हुआ, इसके बावजूद अभी भी लोग वहां पर तांता बनाए हुए हैं। रिकॉर्ड टाइम होगा इस बार अमरनाथ यात्रा का भी। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि कहां भारत का जम्मू कश्मीर चला गया और कहां पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कितने परेशान हैं। हमारा उनके लिए दर्द, जो दिल है वो रोता है कि क्या हालात हो गए उनके। उनको ना सच्चाई बताई जा रही है और उनकी बातें छुपाई जा रही है। आपका घर तो आग लग रहा हुआ है, आप दूसरों के बारे में बोल रहे हैं कि भारत के अंदर जो 5 अगस्त तो हमारे लिए रेड लेटर डे है। देर आए दुरुस्त आए, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आर्टिकल 370 और 35 एब्रोगेशन, अगर ये पहले हो जाता तो अमन और शांति और तरक्की और भी ज्यादा आती जम्मू एंड कश्मीर में। मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें की हैं और बहुत आपने जो है दलाइल भी बड़े मुदल्लल आपने दलाइल पेश किए हैं। और वाकई ये सोचने का मकाम है नाजरीन कि अगर कश्मीर के हालात इतने ही खराब हैं तो फिर सऊदी अरेबिया और यूएई और दीगर मुल्क भी हैं जो वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्वेस्ट करने की ख्वाहिश रखते हैं, तो फिर ऐसा ना होता। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पाकिस्तान के जबर के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। मैं यही आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप जहां भी हों और जहां भी जाएं और जिससे भी मिलें, अपने इन 5.6 मिलियन यानी 56 लाख भारतीय नागरिकों का जो पाकिस्तान के जुल्म और जबर का शिकार हैं, इनकी जो आंदोलन है इसका जिक्र उठते बैठते जरूर कीजिए। आज के प्रोग्राम में आप लोगों की शिरकत का बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब आप सबसे मुलाकात होगी ट्यूसडे को शाम 6:30 बजे लंदन टाइम। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। डॉक्टर अमजद मिर्जा और मेजर जनरल AK सवाज को इजाजत दीजिए। जय हिंद। जय हिंद।